ठीक, टेबल के बारे में मैंने बोला था, उसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टेबल दिया है वो रिएक्शंस में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उनके एक एक शायद रिएक्शन या तो कोई टेस्ट में मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स या तो फॉलोइंग, ऐसा विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसा पूछ सकते हैं। और रिएक्शन के फॉर्म में भी तो ज्यादा ही होता है। पहला है मेटल आयन, ये हम लोग पढ़ेंगे जब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री करेंगे, तब भी ये सेम चीज रिपीट होगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग एज अमोनिया के साथ रिएक्शन की बात करेंगे। तो जितने भी मेटल आयन हैं, ठीक, जो भी मेटल आयन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिंक है, फेरस है, फेरिक है, लीड है, कॉपर है, 5 को याद रखना है। ठीक, तो 5 जो आयन्स है, मेटल आयन्स, लीड, फेरस, फेरिक, लीड एंड लास्ट इज कॉपर। दिस 5 आयन्स का जो भी सॉल्ट है, नाइट्रेट सॉल्ट, मोस्ट ऑफ द नाइट्रेट एंड सल्फेट एंड क्लोराइड 3 सॉल्ट हैं, वो जब रिएक्ट करते हैं तो प्रेसिपिटेशन मिलता है। तो ये टेबल आपको हम लोग प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ेंगे। तो मेटल आयंस के लिए बहुत बार पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद अमोनियम सल्फेट या तो सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म प्रेसिपिटेशन के कलर भी दे देंगे, फॉर एग्जांपल रेडिश ब्राउन पीपीटी। तो आपको पता चलना चाहिए कि रेडिश ब्राउन बहुत सारे कलर, अलग अलग टाइप के कलर्स देते हैं पीपीटी। तो वो क्लोराइड आयन था, क्लोरीन के साथ रेड देता है, उनका हम लोग कंपेरेटिव स्टडी देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखते जाता हूं, अगर जिंक आयन है, उनका नाइट्रेट सॉल्ट, जिंक नाइट्रेट का रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब होता है, तो आपको पता है यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और एक टेबल मैंने बोला था आपको, जब एक एसिड बेस का टेबल है, उसमें आया था कि सारे हाइड्रोक्साइड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम ये सॉल्युबल होते हैं, बाकी सबके नहीं होते हैं, ऐसा एक टेबल है। इनका मैंने अभी हम लोग पढ़े भी थे, तभी मैंने आपको बताया था कि देख लेना। ठीक, एसिड बेस वाला जो मैं पेज नंबर 50 बनता है, अलग है ना मैम आपका और मेरा, इसलिए कुछ चेंज हो जाएगा। ओके, जनरल मेथड वो प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक, तो इनसॉल्युबल सॉल्ट कौन कौन से हैं, उनका एक टेबल दिया था, वो जरा आप देख लेना। वो और ये टेबल, और लास्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे, देखो सब वहां पे लिखा हाइड्रोक्साइड एंड ऑल ऑक्साइड, इनका कंपैरेटिव स्टडी लास्ट में हम लोग मतलब क्वेश्चन आप सॉल्व करो, कुछ थोड़ा सा प्रिपेयर करो अपने आप कि किसको कैसे रिमेम्बर मतलब याद रखना है। ये आप पे जाता है कितना आप याद रखते हो, कैसे याद रखते हो। ठीक, तो ये इनसॉल्युबल है तो पीपीटी मिलेगा, मतलब प्रेसिपिटेशन मिलेगा इनका, और वो होगा व्हाइट जिलेटिन लाइक व्हाइट। ये सिर्फ व्हाइट बोले तो भी आपको तो जिलेटिन जैसे समझ ही लेना है। ठीक, और अमोनियम दूसरा आएगा अमोनियम नाइट्रेट। ठीक, और एक्सेस में सॉल्युबल होगा, ये जिंक के लिए है। दूसरा है फेरस के लिए 2+, तो फेरस सल्फेट, ग्रीन विट्रोल जिनको हम लोग बोलते हैं, तो इनको याद रखना है, ग्रीन पीपीटी मिलेगा। तो फेरस सल्फेट है, तो फेरस का आयन का टेस्ट है, अमोनियम के साथ जब रिएक्ट करेगा तो फेरस हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो प्रेसिपिटेशन देगा डर्टी ग्रीन। तो आपको ग्रीन याद रखना है और कुछ नहीं। इसको ग्रीन विट्रोल बोलते हैं, फेरस सल्फेट। ब्लू विट्रोल किसको बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को। ठीक, तो ग्रीन विट्रोल, ग्रीन पीपीटी, वो तो बाद में आपको इनके साथ जो भी सॉल्ट होगा अमोनियम सल्फेट होगा ना, बैलेंस तो हम लोग नहीं कर रहे, वो अपने आप हो जाएगी। फिर फेरिक है,
3+। तो फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये आपको रेडिश ब्राउन कलर मिलेगा पीपीटी का, दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये फेरस हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये आपको रेडिश ब्राउन कलर मिलेगा। तो आपको याद रखना है फेरस में दो कलर मिलते हैं, आयरन में दो कलर है, फेरस है तो ग्रीन कलर मिला था, फेरिक है तो रेडिश ब्राउन कलर मिलेगा। बाकी रिस्पेक्टिव सॉल्ट मिलेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl ट्वाइस, वो जो भी हम बैलेंस कर लेना। फिर लीड है, लीड का है लीड नाइट्रेट। इनका जब इनके साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होगा तो ये व्हाइट पीपीटी देते हैं, सॉरी पीपीटी के व्हाइट कौन सा होगा, लीड हाइड्रोक्साइड, तब भी हम लोग ये पढ़े थे, और रिस्पेक्टिव सॉल्ट मिलेगा। और एक है कॉपर 2+। कॉपर, जब कॉपर नाइट्रेट का रिएक्शन होगा तो आपको समझना ये यहाँ पे है कि जो भी इनसॉल्युबल सॉल्ट है वो हाइड्रोक्साइड है, किसका, कॉपर का हाइड्रोक्साइड। ये कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर देगा। ठीक, तो ये ग्रीन विट्रोल था, ग्रीन। कॉपर सल्फेट है ना, वो ब्लू विट्रोल है, लेकिन कॉपर का कलर ऐसे ब्लू होता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे पिगमेंट में, हमारे आरबीसी में तो हीमोग्लोबिन जो है जो आयरन कंटेनिंग है, इसलिए आर रेड कलर होता है, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो मतलब होता है रेड कलर। तो ऐसे बहुत सारे दूसरे एनिमल हैं, मॉलस्कन्स हैं, स्नेल जो आप कॉमनली जानते हैं, उनको ब्लू पिगमेंट होती है, एंड दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो कॉपर के लिए ब्लू कलर याद रखना है। ब्लू कलर के प्रेसिपिटेशन देखिए, लेकिन कौन से, हाइड्रोक्साइड, सबके हाइड्रोक्साइड की बात हो रहा है। जिंक हाइड्रोक्साइड व्हाइट, लीड हाइड्रोक्साइड व्हाइट, फेरस हाइड्रोक्साइड ग्रीन, डर्टी ग्रीन या ग्रीन बोल सकते हैं, और फेरिक क्लोराइड रेडिश ब्राउन, और लास्ट में कॉपर हाइड्रोक्साइड ब्लू। थोड़ा सा ट्रिक बना के इनको याद रखोगे तो तुरंत हो जाएगा, और फिर लास्ट तक नहीं इनको भूला जा सकता। ठीक, तो अपने तरीके से इनको बनाओ कि क्या क्या हमको याद रखना है। एक बार याद रखोगे तो फिर भूलोगे नहीं। पहला मतलब जिंक और कॉपर, ये एक्सेस में सॉल्युबल है, बाकी इनसॉल्युबल है, तो इन दोनों को याद रखो। ठीक, जीकू जो भी आप इनको अलग तरीके से भी कर सकते हो। तो ये अगर एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पहले तो पीपीटी मिलेंगे, लेकिन और डालते जाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सॉल्युबल, ये दोनों सॉल्युबल हो जाएंगे, पीपीटी प्रेसिपिटेशन सॉल्युबल हो जाएंगे, वापस क्लियर लिक्विड पानी जैसा मिलेगा। बाकी सब में ये तो ग्रीन के प्रेसिपिटेशन ग्रीन ही रहेंगे, रेडिश ब्राउन ही रहेगा, ये व्हाइट ही रहेगा। तो ऊपर वाला जिंक और कॉपर के जो प्रेसिपिटेशन यहाँ पे है, जब सॉल्यूशन में डालेंगे तो छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, वो ग्रीनिश कलर का दिखाई देता है, जैसे अलगी रखी हो, अलगी कैसी लगती है वैसा उसका प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा। लेकिन एक्सेस में अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते जाएंगे तो जिंक के और कॉपर के, ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेशन है वो डिसॉल्व हो जाएंगे, क्लियर लिक्विड मिलेगा। बाकी सबके प्रेसिपिटेशन ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ग्रीन रेडिश ब्राउन है। अब आप पे डिपेंड है कैसे आप इनको याद रखते हैं। ठीक, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो लास्ट में सॉल्व करते हैं हम लोग, तब हम लोग इनको याद रखने का तरीका बताएंगे। तब तक आप याद रखो कैसे याद रखें, ठीक, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है इनको याद रखना। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, आयन की टेस्ट होती है। Which of the following is cation which when react with ammonium hydroxide give reddish brown PPT? इतना बोलेंगे तो आपको पता होना चाहिए। रेडिश ब्राउन इस क्लोरीन वाला था, तो फेरस नहीं फेरिक था। इनको इन ऑर्डर में याद रखना पड़ेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट जो है वो है
Formation of complex salt. Action of excess of ammonium hydroxide on copper sulfate solution. Copper sulfate solution CuSO4, जिनको हम लोग ब्लू विट्रोल बोलते हैं, इसमें अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा डालेंगे एंड एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो एक नया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मिलता है। पहले तो पेल ब्लू प्रेसिपिटेशन मिलेंगे। On addition of excess of hydroxide, the pale blue precipitation dissolve to form deep blue coloration. Precipitation dissolve हो जाएंगे, पीपीटी जो मिलेंगे वो dissolve हो जाएंगे, लेकिन वो आपको डार्क ब्लू कलरेशन देंगे। इट इज बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होगा और उसका नाम है टेट्राअमाइन कॉपर सल्फेट। दैट मीन्स आप यहाँ पे एक रिएक्शन दिए, सिंपली क्या होगा, यहाँ पे आपको अमोनियम सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ये नॉर्मल है, ठीक, ये आपको पता है कॉपर हाइड्रोक्साइड के ब्लू प्रेसिपिटेशन होते हैं। लेकिन अगर और इसमें हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते जाएंगे तो ये आपको इसमें आपको ब्लू कलरेशन मिलेगा। नहीं, उसका फॉर्मूला कुछ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का दिया है। और इसका टेट्रा अमाइन मतलब 4 अमीन है। टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट, ठीक है। टेट्रा अमीन मतलब 4। इसकी वजह से ये डीप ब्लू कलरेशन देगा। इसके बाद यहाँ पे यूजेस दिए, बहुत सारे यूजेस दिए, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग उनको लेते हैं। यूजेस ऑफ अमोनिया गैस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। जो खाद डालते हैं फार्मर्स खेत में, उनके प्रिपरेशन में अमोनिया बहुत जरूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन वाला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अमोनिया गैस इज डायरेक्टली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स। यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2। ये यूरिया में इस्तेमाल होता है अमोनिया। नेक्स्ट अमोनियम सल्फेट, फिर अमोनियम नाइट्रेट, डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ये सारे फर्टिलाइजर्स हैं जो केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स हैं, इंडस्ट्रियल, जो खेत में डाला जाता है, ठीक। यस, यूरिया के वजह हाँ यूरिया भी है। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, डायमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। और उसका फॉर्मूला है यूरिया का याद रखना NH2CONH2। सारे ये फर्टिलाइजर्स है, केमिकली बनाए जाते हैं फैक्ट्री में। हम फेमस जो है वो है यूरिया, क्योंकि यूरिया हर जगह पे फेमस है। यहाँ पे तो गुजरात में तो बहुत सारा, ठीक। नेक्स्ट इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल। आपको पता है नाइट्रोजन से या तो अमोनियम से बहुत सारे केमिकल बनाए जाते हैं इंडस्ट्री। पहला है नाइट्रिक एसिड, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ अमोनिया आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। नाइट्रिक एसिड is an important mineral acid which has wide application in the industries। तो नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में अमोनिया चाहिए। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन, ठीक। तो उसमें अमोनिया किस तरह से इस्तेमाल होता है वो हमको पता है। बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा होता है, दैट इज सोडियम बाई कार्बोनेट, तो उसको हम लोग खाने का सोडा बोलते हैं, ठीक। और NaHCO3। यस, बहुत सारे फूड प्रिपरेशन में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये है जो हम लोग बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा Na2CO3, जो साबुन आता है ना, निरमा पाउडर, उसमें ये होता है, ठीक। तो इसको बनाने में सोडा सोलवे प्रोसेस लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द सैचुरेटेड अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन मतलब होता है पानी वाला। उसमें से अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो आपको ये मिलेगा बेकिंग सोडा।
शायद ब्रेड में, या तो भजिया, फिर क्या बोलते हैं, कुछ जो सॉफ्ट चीजें बनानी होती है उसमें ये इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा में से वॉशिंग सोडा बनता है, तो दोनों के लिए हमको अमोनिया की जरूरत पड़ती है। दूसरा है अमोनियम कार्बोनेट। इट इज एन कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्मेलिंग सॉल्ट। इट dissociates at room temperature, liberating ammonia gas, which is helpful in relieving common cold. It is found used in baking and dyeing industries. तो जो नाक में वो सूंघने वाला था ना, मेंथोल वेंथोल वाला, उसमें थोड़ा बहुत ये भी होता है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट रूम टेम्परेचर पे क्या करेगा, अमोनिया रिलीज करेगा। अमोनिया स्लाइड माइल्ड अमोनिया, जो कॉमन कोल्ड, जो हमको सर्दी खांसी होती है, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। डाइंग इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। अमोनियम क्लोराइड। Ammonium chloride is used in tinning as it acts as a flux and removes the fine coating of metallic oxide from the surface of metal. Tinning मतलब सरफेस को साफ करना। फॉर एग्जाम्पल आयरन का या किसी भी मेटल की स्ट्रिप लेके आते तो उसपे ऑक्साइड, ऑक्सीजन का रिएक्शन होकर वो ऊपर की लेयर ऑक्साइड वाली हो जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए या तो दो वेल्डिंग करना हो या तो कोई चीज उसके ऊपर पेंटिंग करना हो, तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो टिनिंग, जो हम लोग बोलते हैं शाइनिंग, सरफेस को एकदम क्लीन करने के लिए मेटल सरफेस को, ये अमोनियम क्लोराइड इस्तेमाल होता है। इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन ड्राई सेल। अमोनिया का भी ड्राई सेल में भी इस्तेमाल होता है। इट इज ऑल्सो यूज एक्सटेंसिवली इन मेकिंग कफ सिरप एंड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जो बैटरीज आती है ड्राई सेल, हमारे घर जो आती है ना, घड़ियों में आती है, या पावर, आपने गुजराती में पावर देखी, दैट बैटरीज जो ड्राई बैटरी है उसमें अमोनिया यूज होता है। दूसरा, कफ सिरप बनाने में, जब सर्दी खांसी कफ हो जाता है तो एक्सपेक्टोरेंट के फॉर्म में होता है, कफ को तोड़ के बाहर निकाल देगा, ठीक। एंड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जहाँ पे कापड़ वापड़ बनता है, वहां पे ये इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट, ammonia is also found to be used in certain artificial things जहाँ पे बनती है सिंथेटिक। फॉर एग्जाम्पल डाइज एंड ड्रग्स, जो कलर वलर वाला है, या तो मेडिकल मेडिसिन का, या तो कोई दूसरी ड्रग्स है। प्लास्टिक और रेजिन्स, यहाँ पे भी अमोनिया का इस्तेमाल होता है। आर्टिफिशियल सिल्क बाय कुप्रो अमोनियम प्रोसेस। आर्टिफिशियल सिल्क भी बहुत आया है, ओरिजिनल सिल्क तो बहुत महंगा होता है और ये ज्यादा टिकता भी नहीं है। नेचुरल सिल्क की बात कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल सिल्क बहुत सस्ता भी आता है और बहुत टिकता है। एंड द लास्ट इज एक्सप्लोसिव सच एज अमोनियम नाइट्रेट। तो बम जहाँ पे बनते हैं उसमें भी ये एक्सप्लोसिव के फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं, एंड दैट इज अमोनियम नाइट्रेट। नाउ यूज ऑफ लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? Liquid ammonia is used as a refrigerant in ice plant and cold storage on account of the following physical property. Refrigerant use होता है मतलब कूलेंट के फॉर्म में, ठंडा रखने के लिए। पहला, लिक्विड अमोनिया इज हाईली वोलेटाइल। हाईली वोलेटाइल मतलब इवोपरेट हो जाएगा। सेकेंड, लिक्विड अमोनिया हैज अ हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब इनको बहुत ज्यादा, आप कैलोरीमेट्री पढ़ गए होंगे इसमें, इसलिए पता चलेगा। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब वेपर बनने के लिए वो ज्यादा हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करके फिर वो वेपर बनेगा। नेक्स्ट, इट इजीली लिक्विफाइज अंडर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में ये लिक्विफाइड हो जाता है, ठीक। यहाँ पे लिखा है अमोनियम लिक्विड है, वो अमोनिया और 5700 कैलोरी रिलीज करता है। अगर अमोनिया used as a refrigerant ultimately leak in the atmosphere, it reacts with the ozone layer and make hole in it. Thus UV rays reach the surface of the earth, thereby causing environmental damage. तो अमोनिया भी जो हमारा एनवोलेप है अर्थ के आजू बाजू में, एटमोस्फियर जिनको हम लोग बोलते हैं, जिसमें ओजोन लेयर है जो यूवी रेस से बचाता है, उनको भी तोड़ने का काम अमोनिया कर रहा है। क्योंकि यहाँ से अमोनिया सीधा ऊपर जाएगा, थोड़ा हल्का है, आपको पता है, 0.59 एयर से इतना टाइम्स हल्का है, तो ऊपर चला जाएगा और वहां पे यूवी रेस
से बचाने वाला ओजोन को वो रिएक्ट करके खत्म कर देता है। दिस क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन्स CFC जिनको बोलते हैं यूज एज ए रेफ्रिजरेंट व्हिच आर मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली देन द लिक्विड अमोनिया। अब तो वो भी नहीं इस्तेमाल होता है, तो बहुत पुरानी बुक है। अब तो कुछ और आ गया है, मैंने शायद बताया फ्रेयॉन, क्योंकि ये CFC भी क्या करता है, ओजोन लेयर को तोड़ देता है। अमोनिया लिक्विड का यूज एक्वा सॉल्यूशन का इस्तेमाल कहां पे होता है? एज ए क्लींजिंग एजेंट। अमोनिया लिक्विड इज a good emulsifier, that is it dissolve the fats or grease, that is used for the removing grease stain from the cloth। तो शायद आपको पता होगा क्लॉथ में स्टेन लग जाता है, दाग लग जाते हैं, तो उसको रिमूव करने घी के ऑयल के दाग लगते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए केमिकल आता है, एंड दैट इज नथिंग बट लिक्विड अमोनिया या अमोनियम लिक्विड जिनको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट, अमोनिया लिक्विड इज आल्सो यूज्ड फॉर क्लीनिंग विंडोज पेन्स एंड पोर्सेलिन आर्टिकल्स। शायद आपको पता हो कि वो स्प्रे छिड़कते हैं, पता है ना, वो कांच लूचने के लिए, या तो टेबल जो कोलिन वो स्प्रे में भी थोड़ा बहुत अमोनियम लिक्विड आ जाता है। तो दीज आर द फ्यू यूजेस। इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनकी टेस्ट। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। तो टेस्ट फॉर अमोनियम गैस पहले फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर है। ऑर्डर, थोड़ा बर्निंग सेंसेशन और नजल पैसेज में और आंख में आंसू आ जाए, ऐसा गैस हो तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज द अमोनिया। तो उसमें HCl भी आ सकता है, लेकिन अमोनिया और भी, अमोनिया की स्मेल थोड़ी टिपिकल अलग सी होती है, उनकी खुद की शार्प बाइटिंग होती है। नेक्स्ट, इंडिकेटर लिटमस, मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो जाएगा, क्योंकि बेस है, मॉइस्ट रखना है मतलब गीला है। फिनोप्थेलिन, कलरलेस सॉल्यूशन पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज से येलो हो जाएगा। और टर्मरिक टर्मरिक पेपर येलो से कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर का। तो दीज आर द इंडिकेटर टेस्ट है। तो बहुत सिंपल टेस्ट है। अब जो टेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट आ रही है वो नीचे है उनके। फर्स्ट टेस्ट, इंट्रोड्यूस अ ग्लास रोड डिप्ड इन कंसंट्रेटेड HCl। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि HCl फॉर एग्जांपल अमोनिया है, और यहाँ पे हम लोग ग्लास रोड लेके आए हैं जो HCl में डुबाया हुआ था। तो आपको यहाँ पे व्हाइट फ्यूम्स दिखाई देंगे, ये अमोनिया है। इन दोनों का रिएक्शन जब होगा तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो ये व्हाइट फ्यूम्स जो है दैट इज ड्यू टू द अमोनियम क्लोराइड, डेंस व्हाइट फ्यूम बनते हैं। दूसरा टेस्ट, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब अमोनिया गैस को, ये ब्लू कलर का होता है इसलिए इसको ब्लू विट्रोल नाम है, इसमें से अमोनिया गैस पास करेंगे तो आपको पानी भी होता है, तो अमोनिया का इनका लिक्विड पार्ट भी है, तो इनको आपको अमोनियम सल्फेट मिलेगा पहला, और कॉपर हाइड्रोक्साइड। अभी हम लोग पढ़े कॉपर हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेशन का कलर क्या होता है, दैट इज ब्लू। तो अमोनियम गैस जब पास करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, इनिशियली पेल ब्लू प्रेसिपिटेशन कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म होंगे। ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ अमोनिया, जब अमोनिया एक्सेस पास करते थे तो मैंने आपको बोला था फर्स्ट और लास्ट दोनों में डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व टू फॉर्म डीप ब्लू कलरेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जिनको हम लोगों ने टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट नाम दिया। ठीक है, अभी मैंने रिएक्शन लिखी थी। तो ये शुरू में तो ब्लू प्रेसिपिटेशन मिलेगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, लेकिन अगर पास करते ही जाएंगे अमोनियम गैस, तो धीरे धीरे प्रेसिपिटेशन डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ब्लू कलरेशन देखने को मिलेगा। तो एक स्टेटमेंट याद रखो, इन एक्सेस ऑफ अमोनियम और इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्यों होगा, क्योंकि ये पानी में सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कॉपर प्लस कॉपर सल्फेट को पानी में डिसॉल्व करना पड़ेगा, पानी में इसको डिसॉल्व करोगे तो ये सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसमें पानी था, तो पानी के साथ अमोनिया रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। अल्टीमेटली दिस रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा बहुत तो पानी होगा ही। अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट, आपको पता है ब्लू कलर के प्रेसिपिटेशन मिलेंगे।
लेकिन कंटिन्यूअसली अमोनिया जब एक्सेस में डालेंगे तो दिस ब्लू प्रेसिपिटेशन डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन डीप ब्लू कलरेशन देखने को मिलेगा। तो ये टेस्ट है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट टेट्राअमीन कॉपर 2 सल्फेट। ठीक, नेजलर्स रिएजेंट के साथ इनका रिएक्शन होता है। नेजलर्स रिएजेंट जो है वो कुछ नहीं, पोटेशियम मर्क्यूरी है, आयोडाइड, सॉरी पोटेशियम मर्क्यूरी आयोडाइड, दैट इज K2HgI2, sorry I4. So this is the Nessler's reagent. इनके साथ जब इनका रिएक्शन होता है विथ लेस अमाउंट ऑफ अमोनिया, द कलर ऑफ Nessler's reagent टर्न्स पेल ब्राउन इन कलर। पेल ब्राउन कलर मिल जाएगा। जब एक्सेस में जाएंगे तो ब्राउन पीपीटी मिलेगा। तो जब इनका रिएक्शन अमोनिया के साथ होगा तो आपको पहले तो ब्राउन कलर मिलेगा, पेल मतलब थोड़ा अच्छा, पेल ब्राउन। एक्सेस में जब अमोनिया डालते जाएंगे तो आपको ब्राउन कलर के पीपीटी मिलेंगे, पीपीटी विथ ब्राउन कलर। पहले पूरा सॉल्यूशन ब्राउन लगेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। एंड दिस इज द टिपिकल टेस्ट फॉर अमोनिया। अमोनिया के लिए स्पेशल टेस्ट है, बहुत बार पूछी जा चुकी है और पूछी भी जाएगी। ठीक, रिएक्शन आपको इसमें याद नहीं रखनी, आपको याद रखना है द बिहेवियर ऑफ अमोनिया विथ Nessler's reagent। एंड Nessler's reagent है, उनका फॉर्मूला है पोटेशियम मर्क्यूरी आयोडाइड। ठीक, ब्राउन और ब्राउन पीपीटी, ब्राउन कलरेशन, ब्राउन पीपीटी। ब्राउन पीपीटी याद रखो, ब्राउन कलरेशन तो आपको ऐसे भी याद रह जाएगा, क्योंकि पीपीटी के पहले बार ब्राउन कलर होता है। ठीक, तो Nessler's reagent के टिपिकल आपको बोलेंगे which of the following is the some gas, बोलेंगे colorless gas react with Nessler's reagent gives brown, pale brown coloration in excess, also gives brown pPT, identify the gas। ठीक, तो Nessler's के साथ अमोनिया है, ये चीज याद है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अमोनिया खत्म किए। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द नाइट्रिक एसिड। ठीक, किसी को इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बाद में पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं, लेकिन रीडिंग करना पड़ेगा। केमिस्ट्री है, इसमें कोई रीजन तो है नहीं, वरना तो मैं बताता कि भाई इसका ऐसा ही होता है। ठीक, तो है ठीक, कुछ टिपिकल चीजें याद रखनी है और बार बार इनको आपके पास जो टेक्स्ट बुक के पीछे 10 साल के क्वेश्चन दिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत टिपिकल है, इसमें हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि यही आएगा। ठीक, मैथ्स में बोल सकते हैं कि भाई इस टाइप का सम आएगा ही आएगा, क्योंकि हर बार ये सम पूछते हैं या इस टाइप का पूछते हैं, तो हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इसमें कोई ये रिएक्शन आएगी पक्का नहीं है। ठीक, इंपॉर्टेंट है तो आ सकती है, इतना हम लोग बोल सकते हैं। चलो, नाइट्रिक एसिड, ये भी जैसे हम लोग दो गैसेस पढ़े, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और अमोनियम गैस, तो दोनों की तरह ये भी थोड़ा सा इसी तरह टिपिकल है। इनकी प्रिपरेशन और इनके जो टेस्ट और इनका जो रिएक्शन कुछ आपको याद रखने हैं, बाकी पूरा रट्टा तो मारना है। ठीक, चलो नेक्स्ट तो है तो नाइट्रिक एसिड। अल्केमिस्ट इन द 8th century न्यू अबाउट नाइट्रिक एसिड। जो पुराने केमिस्ट हैं उनको पता था नाइट्रिक एसिड के बारे में। दे कॉल्ड इट एक्वा फोर्टिस, इसको ये लोग एक्वा फोर्टिस कहते थे, मीनिंग स्ट्रॉन्ग वाटर, थोड़ा heavy water. It because it was the only liquid known that time which could dissolve silver. इनको heavy water, strong water इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ही ऐसा पानी जैसा था जो सिल्वर को डिसॉल्व करवा सकता था, बाकी कोई भी सिल्वर को डिसॉल्व नहीं करवाता। They use it for separating gold from mixture of gold and silver. तो सिल्वर और गोल्ड का मिक्सचर हो तो इसमें डाल देंगे नाइट्रिक एसिड में, तो सिल्वर डिसॉल्व हो जाएगा, गोल्ड ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहेगा। ठीक, तो फिल्टर कर लेंगे, फिर सेपरेट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन।
In 1650, Globers prepared nitric acid by distilling nitri. Nitri मतलब पोटेशियम नाइट्रेट होता है. नाइट्री हम लोग पढ़ चुके हैं इनको, कहीं प्रिपरेशन में आया था. इनको बनाना है तो नाइट्रिक का साथ किसमें आया था, किसी को पता है? नाइट्रिक सर वो गोल्ड और एक्वारिजिया का बात कर रहे हो? नहीं, तो फिर से एक बार बोलो. नाइट्रिक का रिएक्शन शायद नहीं पढ़े. नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन में ही आता है. नाइट्री मतलब होता है पोटेशियम नाइट्रेट या तो सोडियम नाइट्रेट, नाइट्री बोलते हैं. तो उन्होंने नाइट्रिक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नाइट्रिक को कंबाइन किया, मतलब सॉल्ट प्लस एसिड, नया सॉल्ट नया एसिड. दिस इज द जनरल फॉर्मूला. और एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट लिखते हैं. तो इनका रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे तो आपको मिलेगा, एक सॉल्ट था एसिड था, अब नया सॉल्ट मिलेगा, दैट इज पोटेशियम सल्फेट मिलेगा. या तो सिंपल लिख सकते हैं. और आपको मिलेगा HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड. ठीक, तो ये चीज मिल सकती है. ग्लोबर्स ने प्रिपरेशन किया था, इसलिए इसका नाम है नाइट्रिक एसिड. 1736 it was Lavoisier who proved that nitric acid contain oxygen as one of its constituent. तो लेवोइजर ने बोला था नाइट्रिक एसिड में एक ऑक्सीजन होता है. हेनरी कैवेंडिश proved that nitric acid contain nitrogen and hydrogen in addition to oxygen. तो लेवोइजर ने बोला था ऑक्सीजन भी है इसमें. और जो कैवेंडिश है, हेनरी कैवेंडिश, इन्होंने एक गैस भी डिस्कवर किया है, जरा देख लेना. वो पूछते नहीं है, सब बोल रहा हूँ मैं से. हाइड्रोजन. हाँ, हाइड्रोजन है ना, हेनरी कैवेंडिश वाला. तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी होता है इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन तो है ही है, लेकिन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी होता है, ऐसा उन्होंने बोला था. इसके बाद अकरेंस कैसे पाया जाता है फ्री स्टेट में. तो ट्रेसेस ऑफ नाइट्रिक एसिड इज हवा में तो है ही, इसीलिए वो एसिड रेन में टेक पार्ट करता है. तो एसिड में हम लोग पढ़ चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है. ठीक, अगर इनके साथ वाटर मिल जाता है तो पानी, तो ये रिस्पेक्टिव एसिड बनाते हैं. ये तो कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, ये बनाएगा नाइट्रिक एसिड, और ये बनाएगा सल्फरस एसिड H2SO3. फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये सल्फ्यूरिक एसिड भी बना सकते हैं. और ये ट्रेसेस के अमाउंट में अर्थ पे आते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेन, एसिड रेन बोलते हैं. यस, नाइट्रिक एसिड सिर्फ सिल्वर है उसको डिसॉल्व करेगा. एक्वारेजिया तो आपको पता है ना, 3 parts HCl and 1 part of 3 HCl plus 1 part of HNO3. ये मिलके बनाएगा एक्वारेजियम, जो गोल्ड को और प्लेटिनियम को डिसॉल्व कर सकता है. लेकिन अकेला HNO3 ये सिर्फ और सिर्फ सिल्वर को डिसॉल्व कर सकता है. चलो, तो इसके बाद है ड्यूरिंग लाइटनिंग. नाइट्रिक एसिड हवा में तो होता ही हो, और इट इज रिएक्ट विथ कार्बोनेट ऑफ सॉइल आर एक्सप्लेन बिलो. तो जब भी वो नीचे आते हैं, फॉर एग्जांपल ये फॉर्म में आया नीचे, तो कार्बोनेट तो जमीन में होता ही है, तो उनके साथ ये रिएक्शन करके यहाँ पे रिएक्शन भी दी है. ड्यूरिंग लाइटनिंग, इनको हम लोग बाद में देखते हैं. लाइटनिंग जो होती है, मतलब जो बिजली होती है, उसमें हवा में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं. फर्दर नाइट्रिक ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है.
फर्दर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है पानी के साथ मिलके, ऑक्सीजन के साथ मिलके, पानी के साथ मिलके ये फर्दर HNO3 बनाता है। ठीक, इनका बैलेंस आप कर देना HNO3। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब बिजली जब डिस्चार्ज मतलब कड़कती है तो इन दोनों का रिएक्शन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। फर्दर नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर वेपर या वाटर ड्रॉपलेट सब मिलके HNO3 थोड़ा बहुत बना देते हैं ऊपर हवा में। वो जब नीचे आता है, ठीक, तो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में, जमीन के अंदर बहुत सारी चीजें रहती है कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में, उनके साथ रिएक्शन करके कैल्शियम नाइट्रेट और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ मिलके मैग्नीशियम नाइट्रेट और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। These conversion of free atmospheric nitrogen into useful nitrogenous compound which acts as a fertilizer to the soil is called fixation of atmospheric nitrogen। ये फ्री नाइट्रोजन था, वहां से कुछ कंपाउंड बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बना वो क्या बनेगा, इनका कार्बोनेट के साथ रिएक्शन दिया भी है तो कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा, और फिर जो रिस्पेक्टिव सॉल्ट है वो बनेगा। ठीक, तो ये जो है ये सॉइल में डिसॉल्व होने जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व नहीं हो सकता है, ये डिसॉल्व होगा। और ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है जो प्लांट को हेल्प करेगा। तो फ्री नाइट्रोजन से नाइट्रोजन कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। इन दैट प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रोसेस को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ये बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है, शायद आपने नाम सुना होगा राइजोबियम, लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक, कुछ रूट नोड्यूल्स में बैठ जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशन। एक नाम सुना होगा लाइकेन का, लाइकेन नहीं वो नहीं सुना है, राइजोबियम का सुना था, ये नहीं सुना। ओके, और माइकोराइजा भी सुना होगा। हाँ माइकोराइजा सुना। फंगस एंड नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, हायर प्लांट में ये होता है, पाइनस के साथ होता है, वो तो हम लोग बाद में बात करेंगे जब आएगा तब। और कुछ फ्री लिविंग भी है बैक्टीरिया जो ऐसे ही सॉइल में पड़े हैं, कुछ काम नहीं करते, बस यही काम करते हैं और एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को पकड़ के कंपाउंड फॉर्म में डालते हैं। बहुत सारे हैं, ठीक है, फ्रैंकिया और बहुत सारे बैक्टीरिया के नाम है जो फ्री लिविंग है। कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी करते हैं। ठीक, तो इस तरह से नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर से सॉइल में आता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो डीनाइट्रीफाइंग है, मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड जो सॉइल में है बढ़ गए हैं तो उनको वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट, मतलब दीज आर द बैलेंसिंग थिंग बाय नेचर। नेचर ये सारा चीज बैलेंस कर रहा है। नेक्स्ट, इन द कंबाइंड स्टेट, तो फ्री स्टेट में तो मिलता ही मिलता है, एटमॉस्फेयर में है, थोड़ा बहुत होता है, फिर बाद में रिलीज भी हो जाता है, रिएक्शन भी होती है, बहुत सारी। कंबाइंड स्टेट में तो ये भर भर के पड़ा है। नाइट्रिक एसिड ऑकर्स एज इट्स मिनरल नाइट्रेट, नाइट्रेट के फॉर्म में बहुत सारे हैं, मेटल नाइट्रेट सारे। The most important minerals nitrate are child salt petre, जिनको सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। तो ये आपको याद रखना, चाइल्ड सॉल्ट पिट्री दैट इज सोडियम नाइट्रेट, बंगाल सॉल्ट पिट्री दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट, जिनको नाइट्री भी बोलते हैं सिर्फ, और कैल्शियम नाइट्रेट, सारे फॉर्म में कंपाउंड फॉर्म में ये पड़े रहते हैं। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो आ रहा है वो है लेबोरेटरी प्रिपरेशन। बहुत बार पूछा गया है, ये रिएक्शन इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटअप भी बहुत अच्छा है। तो जो नाइट्री से बनाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे पोटेशियम नाइट्रेट। लेबोरेटरी प्रिपरेशन, यहाँ पे आपको कुछ चीजें दी गई है, ठीक, मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ ताकि आपको, और इनको पानी में डाल के रखते हैं ठंडा करने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे और नाइट्री डालेंगे। नाइट्री मतलब पोटेशियम नाइट्रेट, NO3। ठीक, इन दोनों का रिएक्शन होगा और यहाँ पे इस मिक्सचर को थोड़ा गर्म करेंगे। आप बना सकते हैं इस तरह से। तो
इनको जब इसमें दोनों को डालेंगे और इनको गर्म करेंगे धीरे धीरे, तो यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं और सोडियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी नाइट्रेट ले सकते हैं। अगर टेम्परेचर बिलो 200 डिग्री से कम रखा, टेम्परेचर जब 200 डिग्री से कम रखेंगे तो इनका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, KNO3 प्लस H2SO4 लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, तो पोटेशियम बाई सल्फेट बनेगा और आपको मिलेगा HNO3। जब 200 से ज्यादा टेम्परेचर रखेंगे सेम रिएक्शन, लेकिन टेम्परेचर है वो जो 200 से ज्यादा है, तो आपके साथ अपने यहाँ पे मिलेगा आपको पोटेशियम सल्फेट और HNO3, ठीक। नाइट्रिक एसिड वेपर्स रैपिडली डिकम्पोज फ्रॉम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, तो अगर 200 से टेम्परेचर बाहर गया तो नाइट्रिक एसिड है वेपर्स बन जाते हैं, ठीक, और फिर डिकम्पोज हो जाएंगे। तो ये जो अगर ये 200 के ऊपर टेम्परेचर रखा तो ये जो बन गया है वो दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, एंड दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा। तो 200 से टेम्परेचर कम रखना है, ज्यादा नहीं। सोडियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट फॉर्म्ड पार्शियली फ्यूजेस विद ग्लास एंड हेंस डैमेज द ग्लास apparatus। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर बचेगा, और जो भी यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट मिला है, सॉरी सोडियम सल्फेट या तो पोटेशियम सल्फेट जो भी बना है वो ग्लास के साथ चिपक जाता है और ग्लास को खराब कर देता है। तो दोबारा ये apparatus यहाँ पे जो भी बना होगा दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो 200 से टेम्परेचर कम रखना है, ग्रेटर रखेंगे तो मैंने बोला, वापस एक बार बोल रहा हूँ, अगर 200 से टेम्परेचर ज्यादा रखा इस रिएक्शन में तो क्या होगा कि HNO3 है डिकम्पोज हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर के फॉर्म में, और पोटेशियम सल्फेट या तो सोडियम लिया, अगर यहाँ पे सोडियम लिया होता तो सोडियम सल्फेट दो कंपाउंड बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पोटेशियम लिया था, कहाँ गया, मैंने गलत इस्तेमाल किया है, सॉरी, नहीं ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट लिया था। तो अगर सोडियम नाइट्रेट लेंगे तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट में ये दोनों ज्यादा टेम्परेचर पे ग्लास के साथ चिपक जाते हैं और ग्लास को खराब कर देते हैं। apparatus यहाँ पे दिखाया गया वैसे है, ग्लास apparatus प्रॉपरली यूज करना चाहिए, बिकॉज पर्पसली यूज किया है, क्यों, क्योंकि नाइट्रिक एसिड हाईली करोसिव इन नेचर, सो कॉर्क, रबर इफ यूज एज स्टॉपर, स्टॉपर के फॉर्म में भी यहाँ पे हम लोग ग्लास का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक। यहाँ पे स्टॉपर होता है, ग्लास स्टॉपर, वो अगर हम लोग कॉर्क का इस्तेमाल करेंगे या कोई दूसरा रबर का करेंगे तो रबर के साथ ये रिएक्शन करता है और खराब कर देते हैं। तो जो स्टॉपर रखा है, बूच जिनको हम लोग बोलते हैं, वो भी ग्लास का रखा है क्योंकि हाईली कोरोसिव इन नेचर, तो ये बाकी सारे सब्सटेंस को खत्म कर देंगे। इन दोनों को रिएक्शन मिक्सचर को यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा गर्म करेंगे तो इसमें से जो भी HNO3 है वो वेपर फॉर्म में जाएगा, फिर इसको यहाँ पे ठंडा किया जाएगा तो वो ड्रॉप पानी के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में वहां पे आ जाएगा। नाइट्रिक एसिड जो कलेक्ट होगा नीचे यहाँ पे वो येलोइश ब्राउन कलर का होगा। येलो ब्राउन कलर में क्यों होता है? पहला, प्योर नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस, प्योर फॉर्म में अगर होगा तो कलरलेस होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत एटमॉस्फेरिक एयर रहती है और कम टेम्परेचर रहता है और वोलेटाइल है, थोड़ा टेम्परेचर अगर रहा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उनके साथ मिलके नाइट्रिक एसिड, थोड़ा बहुत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगा जो आपको ब्राउन कलर दे देगा, ठीक है।
पहला है टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री, a part of nitric acid vapors decompose to form nitrogen dioxide gas which is reddish brown in color। तो यहाँ पे 200 डिग्री टेम्परेचर है, तो थोड़ा बहुत जो भी नाइट्रिक एसिड फॉर्म होगा वो डिसोसिएट हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के गैस, थोड़ा तो होगा ही होगा। तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की वजह से यहाँ पे जो लिक्विड कलेक्ट होगा वो थोड़ा सा रेडिश येलोइश ब्राउन होगा। ठीक, nitrogen dioxide gas distill over along with nitric acid vapor. When nitric acid vapor liquefies in the condenser, the nitrogen dioxide gas dissolve in it and hence impart yellowish brown color। तो क्या होगा, ज्यादातर नाइट्रिक एसिड तो यहाँ पे कंडेंस हो जाएगा और लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे हीटिंग की वजह से बना है, HNO3 का हीटिंग हो जाएगा तो थोड़ा बहुत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो उस नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा, उसकी वजह से जो लिक्विड का कलर है वो येलो मिलता है। नेक्स्ट, हाउ कैन द येलोइश ब्राउन कलर ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन इन द लैबोरेटरी, रिमूव करें। यहाँ पे जो हमको नाइट्रिक एसिड मिला था येलोइश ब्राउन कलर का है, तो उसको रिमूव कैसे किया जाए, ये तो इम्प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को हटाया कैसे जाए उसमें। The color can be removed by following method, दो मेथड है, by passing dry carbon dioxide और dry air through nitric acid। इसमें से dry carbon dioxide CO2 या तो एयर पास की जाती, पंप की जाती इसके अंदर से। ठीक, तो क्या होगा, तो ये या तो ड्राई हवा मतलब ड्राई एयर या तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से पास करेंगे तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को लेके चले जाते हैं, तो डीकलरेशन हो जाएगा। दूसरा, बाय एडिंग वाटर इन नाइट्रिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड शेकिंग इट विगरसली, इसके अंदर धीरे धीरे पानी डालेंगे और उसको शेक करेंगे, तो क्या होगा, आपको पता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, HNO3। तो धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है और उसको बहुत स्टर करना है, हिलाते जाना है, कंप्लीटली मिक्स करते जाना है पानी को। तो जितने भी पानी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, जितने भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस उसको पकड़ पकड़ के क्या बना देंगे, HNO3। तो ये क्या कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाई इज concentrated sulfuric acid is not concentrated hydrochloric acid used in the laboratory preparation of nitric acid। अब आपको ए यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड क्यों इस्तेमाल किया है, HCl क्यों नहीं किया, एक एसिड तो लेना है, कोई भी एसिड ले सकते हैं। तो इनका एक रीजन दिया है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉन वोलेटाइल, ये नॉन वोलेटाइल है, मतलब जल्दी से एवोपरेट नहीं होता है H2SO4। अगर HCl ले लेते तो वो वोलेटाइल है। 338 टेम्परेचर पे, सॉरी H2SO4 का बॉइलिंग पॉइंट भी 338 है, तो रिएक्शन मिक्सचर को जब गर्म करेंगे 200 डिग्री तक, तो एसिड है वो वोलेटाइल नहीं होगा और प्योर नाइट्रिक एसिड डिस्टिल होगा, मिलेगा। अगर HCl लेते और उसका रिएक्शन होता तो HNO3 तो मिलता, लेकिन however the boiling point of concentrated HCl is 109 डिग्री सेल्सियस, 109 पे वो तो गैस बन जाएगा, 200 डिग्री तो जाएगा ही नहीं, पहले 109 पे तो खुद उड़ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ पड़ा रहेगा क्या, पोटेशियम नाइट्रेट या तो सोडियम नाइट्रेट, रिएक्शन के पहले भाग जाएगा, मतलब उड़ जाएगा और खुद यहाँ पे कंडेंस हो जाएगा, तो हमको नाइट्रिक एसिड नहीं मिलेगा। Thus, when the reaction mixture of sodium, potassium nitrate or concentrated acid is maintained around 200, both nitric acid and hydrochloric acid change into vapor। जो भी थोड़ा बहुत HNO3 तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन थोड़ा बहुत HNO3 बन गया वो भी गैसियस फॉर्म में जाएगा और ज्यादातर HCl है वो वेपर फॉर्म में जाएगा, दोनों का मिक्सचर मिलेगा। एक्वा रीजिया, हाँ, लेकिन वो एक्वा रीजिया इतना 3:1 के फॉर्म में होना चाहिए, तब जाके एक्वा रीजिया मिलेगा। यहाँ पे पता नहीं है कितना रीजिया बनेगा। ठीक, Thus, in the receiver, a mixture of nitric acid and hydrochloric acid is collected। तो यहाँ पे आपको दोनों का मिक्स मिलेगा। ठीक, प्रॉपर्टीज बहुत सारी दी है, कलर दिया है, प्योर नाइट्रिक एसिड 98% कंसंट्रेशन हो सकता है, इज कलरलेस
इसको फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड बोलते हैं क्योंकि गैस निकलता है जब उसका ए ढक्कन। सर आप में लार्ज स्केल प्रिपरेशन नहीं है? नहीं, लास्ट स्केल प्रिपरेशन लास्ट में दिया होगा, वो भी नहीं है। हाँ लेकिन हमारे में ये ओसवाल्ड प्रोसेस पूरा दिया है। ऑस्वाल्ड प्रोसेस कहीं पे आ रहा है या नहीं? हमारे में तो दिया है, अच्छा, फोटो भेजू? अभी नहीं, बाद में सेंड करना, चार्जिंग में पड़ा है तो मैं हम लोग लास्ट में लेंगे। ऑस्वाल्ड प्रोसेस हम लोग लास्ट में लेंगे, ठीक। और शायद ऑस्वाल्ड प्रोसेस को हम लोगों ने कहीं पे होना चाहिए, ऑस्वाल्ड प्रोसेस है पीछे कुछ होगा, सल्फ्यूरिक एसिड में है ऑस्वाल्ड प्रोसेस, ठीक। तो हम लोग पढ़ेंगे इनको इनके चैप्टर के लास्ट में। मुझे अभी मत भेजना, बाद में भेजना। 2 रिएक्शन दी है ऑस्वाल्ड प्रोसेस की, एक मिनट में देख लेता हूँ, भेज देना और लास्ट में हम लोग देख लेंगे, ठीक। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कॉमर्शियल नाइट्रिक एसिड है 68% कॉन्सेंट्रेटेड होता है, येलोइश ब्राउन इन कलर, क्योंकि कलर क्यों होता है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और उसको हटाना है तो 2 प्रोसेस हम लोगों ने देखी, वो दोनों प्रोसेस याद रखना, या तो कार्बन डाइऑक्साइड और हवा को पास करते हैं, ड्राई एयर को और ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को लेके जा सकती है, या तो ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डालेंगे और विगरस स्टर करेंगे, ठीक, विगरसली शेक करेंगे तो उनको उसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड चला जाएगा और एकदम डिकलरेशन हो जाएगा। ऑर्डर इनका भी स्मेल टिपिकल आता है, सफोकेटिंग ऑर्डर है, सफोकेटिंग मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा, हैज सोर टेस्ट, एसिड है तो वो सही होगा। प्योर नाइट्रिक एसिड 98% कंसंट्रेशन होगा, उसकी डेंसिटी 1.5, 98% कंसंट्रेशन मतलब 2% पानी होगा। कॉमर्शियल एसिड 68% कॉन्सेंट्रेटेड होता है जिनकी डेंसिटी 1.42 है। सॉल्युबिलिटी इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, बॉइलिंग पॉइंट दिया है 86, फ्रीजिंग पॉइंट दिया है -42, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, प्योर नाइट्रिक एसिड फॉर्म्स अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर which with water at 121 डिग्री and contains 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड। अगर नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है उसको गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ, एक स्टेज ऐसा आएगा कि जिसमें 68% मेंटेन रहेगा, उसके बाद वो वाटर वेपर को छोड़ेगा नहीं, मतलब वो उबलता रहेगा, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहते हैं। फिजियोलॉजिकल नेचर आपको पता है, नॉन पॉइजनस है, कोरोसिव इन नेचर, एसिड है। इट कॉज वेरी पेनफुल ब्लिस्टर ऑन द स्किन, स्किन पे फोल्ले पड़ जाते हैं, फरफोला पड़ जाए। स्टेन द स्किन येलो, स्किन पीली पड़ जाएगी, बिकॉज नाइट्रिक एसिड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है टू फॉर्म ज़ैंथोप्रोटिक एसिड व्हिच इज येलोइश इन कलर। तो आपकी बॉडी में हो जाएगा, जहां पे सेल है वहां पे जो भी प्रोटीन है प्रोटीन के साथ कंबाइन होगा और फॉर्म बनाएगा ज़ैंथोप्रोटिक एसिड जो येलो कलर का है, इसलिए स्किन आपकी येलो कलर की हो जाएगी अगर स्किन पे गलती से गिरा तो ये था उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड, प्योर नाइट्रिक एसिड इज अनस्टेबल टुवर्ड्स हीट, गर्म करोगे तो ये क्योंकि वोलेटाइल है उड़ जाएगा या तो डिसोसिएट हो जाता है इवन एट रूम टेम्परेचर। अगर कांच के जो भी वेसल है उसमें भर के रखोगे तो भी ये क्या करेगा, डिसोसिएट होता रहेगा। सनलाइट में तो उसके सनलाइट के प्रेजेंस में तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिबरेट करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सो फॉर्म रीडिसॉल्व, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें डिसॉल्व हो जाएगा और आपको पता है पेल ब्राउन येलोइश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन बना देगा। इट इज फॉर द सेम रीजन दैट प्योर नाइट्रिक एसिड केप्ट इन प्लेन ग्लास रिएजेंट बॉटल टर्न्स येलोइश ब्राउन, इसीलिए प्लास्टिक बोतल में अगर रखा हुआ प्योर HNO3 पेल ब्राउन हो जाता है ड्यू टू दिस रीजन ओनली, क्योंकि रूम में रखा है तो लाइट के प्रेजेंस में थोड़ा बहुत तो लाइट आता है डिफ्यूज फॉर्म में, उनके प्रेजेंस में ये डिसोसिएट होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, जो गैस रीडिसॉल्व हो जाएगा जिसकी वजह से ब्राउन येलो ब्राउन कलर का येलोइश ब्राउन कलर हो जाता है। जब उसको गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है। अभी हम लोगों ने एक रिएक्शन लिखी थी ये वाली, गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और वाटर के फॉर्म में ये डिसोसिएट हो जाता है
नेक्स्ट जो है वो है एसिडिक नेचर ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आयोनाइज इन द वाटर टू फॉर्म, देखो ये तो हम लोग एसिड बेस में पढ़ चुके हैं, HNO3 पानी में जब डालेंगे तो ये आयन बनेगा, दो आयन बनेंगे, एक हाइड्रोनियम आयन बनेगा जो यहाँ से H निकलेगा वो, और दूसरा नाइट्रेट आयन बनेगा जो नेगेटिव होगा। तो ये जो हाइड्रोनियम आयन दे रहा है इसलिए एसिडिक इन नेचर है। इट इज द प्रेजेंस ऑफ फ्री हाइड्रोनियम आयन व्हिच इंपार्ट एसिडिक प्रॉपर्टी टू द नाइट्रिक एसिड। इंडिकेटर के साथ इनके एक्शन दिए हैं। आपको पता है एसिड है तो क्या करेगा, ब्लू को रेड बना देगा, मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज टू पिंक बना देगा, फिनोल्फथालीन को पिंक से कलरलेस बना देगा। ये मोस्ट कॉमन चीजें आपको सब पता है। ओके, मेटल ऑक्साइड वाला जो रिएक्शन है वो हम लोग इनको कल पढ़ेंगे, तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे रोकते हैं। मैं वापस रिक्वेस्ट करता हूँ अमोनिया के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हैं वो पीछे जरा पढ़ लें, और कुछ डाउट हो तो मुझे बोलना, और ऑसवाल्ड प्रोसेस के पिक्चर लिंक सेंड कर देना, ठीक। और किसी को कोई डाउट, कुछ प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो शायद कल खत्म कर देंगे हम लोग नाइट्रिक एसिड, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड भी ले लेंगे एक दो दिन में, तो केमिस्ट्री का काम तमाम। फिर हम लोग शायद फिजिक्स भी लेंगे, बहुत सारी चीजें करनी है, वक्त कम है, ठीक। चलो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना?